स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। जो भारतीय इतिहास के क्लासेस आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 के लिए प्रगति पर हैं, उसके अंतर्गत बहुत तीव्र गति से हम लोग बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म को समाप्त कर चुके हैं। जो पूरे विश्व स्तर पर धर्म सुधार आंदोलन चला, धार्मिक आंदोलन चला, उसका एक अभिन्न पार्ट बना हमारा भारत भी। और इस धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम ही था कि भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई 600 बीसी में, 600 ईस्वी पूर्व, आज से 2600 साल पहले। और ब्राह्मण धर्म के रूप में हिंदू धर्म अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सका। और वह बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म उस समय से, उस काल से अनवरत रूप से आज तक जारी है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जब बुद्ध धर्म को पढ़ लिया गया तो इस जो कंप्लीट काल है जिसमें बहुत सारे संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है, उसे बुद्ध काल कहा जाता है। ठीक है, जो 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक लगभग चला है। और इस काल के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न रहा करते हैं। तो हम लोग क्या क्या स्टडी आज करने वाले हैं उस पर मैं संक्षिप्त चर्चा कर देता हूँ। पहला तो स्टडी किया जाएगा कि 16 महाजनपद, ठीक है, जिसमें 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, 3 महाजनपद बिहार में थे, एक राजस्थान में, एक महाराष्ट्र में, एक एमपी में, ठीक है, उसके अलावा कश्मीर में, अफगानिस्तान में। तो इस ढंग से टोटल जो थे 16 महाजनपद थे। तो यहाँ पर 16 महाजनपद में आपको राजधानी क्लियर कर लेना है, कौन कौन से क्षेत्र में थे, एक मैप आपको क्लियर कर लेना है। मैप के साथ आप पढ़ेंगे 16 महाजनपदों को तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा 2 चीज़ आता है, एक राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। तो कौन कौन महाजनपद गणतंत्र थे उस पर हम लोग थोड़ा देख लेंगे, कौन राजतंत्र थे उससे देख लिया जाएगा। और 2 चीज़ और बनता है, एक ऐसा महाजनपद है जो पहले गणतंत्र था और बाद में राजतंत्र बना, ठीक है, सुरसेन मथुरा। एक ऐसा महाजनपद है जो पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र बना, कंपोज, ठीक है, राजपुर हाटक, जो कश्मीर और गंधार और आपका तिब्बत तक फैला हुआ था। तो इस ढंग के कुछ तथ्यों पर हम लोग ध्यान देंगे और कुछ विशेष घटनाओं को जो इन महाजनपदों से संबंधित था। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जन जो थे कबीले वैदिक काल के जन थे, वो जब थोड़ा शक्तिशाली हुए तो जनपद बने, जनपद शक्तिशाली हुआ, महाजनपद, 16 महाजनपद, जो इसका जिक्र जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में आता है। ठीक है, और ये महाजनपद जब सारे मिल गए, शक्तिशाली हो गए मगध के रूप में, तो ये साम्राज्य बना। ठीक है, तो पहला सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध काल की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियाँ। सामाजिक स्थिति में एक चीज़ का विशेष रूप से मैं अभी चर्चा कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्षत्रिय को ऊपर रखा गया था, ब्राह्मण को सेकेंड में रखा गया था। वर्ण तो 4 ही थे, लेकिन क्षत्रिय ऊपर था, उसके नीचे ब्राह्मण था, बस इसको ध्यान रखना है। और जो भी था, एक चीज़ और विशेष रूप से नोट कर सकते हैं, यहाँ पर हीन जातियों का अस्तित्व का यह आता है, 18 हीन जातियों का विवरण मिलता है। इसके अलावा चीज़ हम लोग और ध्यान रखेंगे, उच्च वर्ण के लोगों को निम्न वर्ण के अपेक्षा उस स्थिति में अधिक दंड मिलता था जब समान अपराध हो। ठीक है, शायद इसका यह कंसेप्ट रहा होगा कि उच्च वर्ण में जन्म लेने के बावजूद अपराध कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा दंड के पात्र हैं। ठीक है, उसके अलावा सामाजिक व्यवस्था के अलावा आपका आर्थिक व्यवस्था का भी स्टडी किया जाएगा। कृषि तो आधार बना ही हुआ था, लेकिन कुछ धातु कर्म वगैरह का भी विकास हुआ, मुद्रा का विकास हुआ, निष्क स्वर्ण कसार्पण वगैरह का बुद्ध काल में। ठीक है, उसके अलावा हम लोग राजनीतिक स्थिति में 2 पार्ट में बांट करके करेंगे बुद्ध काल को, एक गणतंत्र और दूसरा राजतंत्र। डिफरेंस था दोनों में, गणतंत्र के जो शासक होते थे उनका चुनाव किया जाता था, और राजतंत्र के अंतर्गत राजा पद वंशानुगत होता था। राजतंत्र में राजा शक्तिशाली होता था, गणतंत्र में राजा उतना शक्तिशाली नहीं होता था। अधिकांश जो महाजनपद थे वह राजतंत्र थे। इसके अलावा हम लोग स्टडी करेंगे कि मगध में जब वह साम्राज्य बनने की ओर बढ़ चला था, कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ। निश्चित रूप से इसमें पहले हम लोग बृहद्रथ वंश पढ़ेंगे, उसके बाद
हर्यक वंश पढ़ेंगे, उसके बाद नंद वंश पढ़ेंगे और उसके बाद आएगा आपका महान मौर्य साम्राज्य। और आज के ही क्लास में आपके होंगे कि भारत पर विदेशी शक्तियों का आक्रमण शुरू हो चुका था और विदेशी शक्तियां जो थीं ईरान और यूनान। ईरान तो काफ़ी पहले से आक्रमण हो चुका था, लगभग 500 से 600 ईस्वी पूर्व से। हालांकि वह सिंध प्रांत के कुछ क्षेत्रों, कंबोज इत्यादि के क्षेत्रों पर ही वह नियंत्रण कर सके थे, लेकिन जो प्रभावी आक्रमण आप मान सकते हैं 326 BC में, वह था सिकंदर का आक्रमण। हालांकि उसके सैनिकों ने व्यास नदी के तट पर नंद साम्राज्य के डर से विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। तो यहाँ पर किस किस शासक के द्वारा भारत पर अटैक किया गया था और सिकंदर ने किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, सिकंदर कब आक्रमण किया था, कितने समय तक रहा, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई, सिकंदर जब वापस जाने लगा तो किन क्षेत्रों को किन राजाओं को दे दिया, और ईरानी आक्रमण हो या यूनानी आक्रमण हो, इन आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ से कुछ कुछ प्रश्न जो हैं प्रारंभिक परीक्षा में बनते हैं। अब आप लोग क्लास कीजिए और जो भी नए हैं इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर भरपूर मात्रा में मटेरियल्स दिए जा रहे हैं। बहुत जल्द ही इतिहास खत्म होंगे और फिर ज्योग्राफी के क्लासेस शुरू होंगे, उसके बाद पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह भी होंगे। आप लोग बस फटाफट याद करते जाइए और लिख करके स्टडी कीजिए। चलिए आप लोग अब क्लास कीजिए। फिर से एक बार स्वागत है आपका निशा IAS में। चलिए हिस्ट्री के क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग बस याद करते जाइए साथ साथ में, है ना। हिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाएगा, शायद आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। देखिए पिछले चैप्टर में हम लोग धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। लोहा का क्या योगदान था उसको आप लोग पढ़ लीजिए। फिर से मैंने एक बार लिख दिया है ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। लोहा ने जब जंगल को काटा तो सिर्फ कृषि भूमि ही नहीं बनी, कई और भी परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में आए, जैसे अधिशेष उत्पादन। इस स्थिति में राजा के पास धन आए, वह अब बड़ी सेना रख सकता था। साथ ही कम संख्या में भी लोग अगर कृषि से जुड़े हुए रहते तो काम चल सकता था। इसके कारण अन्य गतिविधियों में लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें भोजन के लिए अब स्वयं कृषि करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए व्यापार, वाणिज्य, शिल्प इत्यादि का भी विकास हुआ। अब जो थे जनपद बने, जनपद महाजनपद, और महाजनपद जो बनेगा आगे अगले चैप्टर में वह साम्राज्य बनेगा नंद के काल में और मौर्यों के काल में। चलिए हम लोग जो बुद्ध काल का अध्ययन कर रहे हैं उसके स्रोत के रूप में जान लेते हैं। तो पहला तो सुत्त पिटक का अंगुत्तर निकाय है, दूसरा जैन धर्म का भगवती सूत्र है। बुद्ध काल है तो इसका अर्थ नहीं है कि बुद्ध बौद्ध से संबंधित है, सारे संप्रदायों से संबंधित है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का विवरण कहाँ कहाँ मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि ये साक्ष्य मिल चुके हैं इसलिए आशंका की कोई संभावना नहीं है। और 16 महाजनपदों का विकास अलग अलग सिचुएशंस में हुआ। देखिए कुछ जन या कबीले ने अकेले ही महाजनपद का स्वरूप प्राप्त कर लिया था, जैसे मत्स्य, काशी, कौशल, चेदे इत्यादि। कई महाजनपदों का विकास एक से अधिक जनपद के मिलने से हुआ था, जैसे पंचाल, 5 नाम से ही पता चल रहा है 5 जनों के मिलने से हुआ है। कई जनों का अस्तित्व ही मिट, क्योंकि शक्तिशाली जनों के द्वारा इनका विलय कर लिया गया था। चलिए बी नंबर में हम लोग आते हैं। ये बुद्ध काल चल रहा है ना, बुद्ध काल क्लियर हो गया ना। यहाँ देखिए 16 महाजनपद का सामान्य अध्ययन में पहले काशी जो उत्तर प्रदेश में है, काशी जनपद वरुणा और अस्सी नदी के तट पर था। इसका राजधानी काशी ही था, वाराणसी जो आज जानते हैं। अजात शत्रु ने काशी को मगध साम्राज्य में अंतिम रूप से मिला लिया था। कौशल यह भी उत्तर प्रदेश में है। राजधानी देखिए इसका पहले अयोध्या था, बाद में श्रावस्ती हो गया। प्रसेनजित जो यहाँ का प्रसिद्ध राजा था, बुद्ध भगवान का समकालीन था, और कौशल काशी को विजित कर लिया था और मिला लिया था, लेकिन भविष्य में मगध ने काशी को जीत लिया था अजातशत्रु के नेतृत्व में। तीसरा जो है वत्स कौशाम्बी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। अवंती इसके साइड में ही है। अभी मैं थोड़ी देर में मैप दूंगा, फिर आप लोग समझ जाएंगे। तो अवंती के साथ इसका संघर्ष होता रहता था। अंग भागलपुर, मुंगेर इत्यादि क्षेत्र में है। इसकी राजधानी जो है चंपा, जो आधुनिक भागलपुर के आसपास कहीं रहा होगा।
यहाँ देखिए 600 ईस्वी पूर्व के मानचित्र को दिखाया गया है, जिसमें 16 महाजनपदों में से अधिकांश को दिखा दिया गया है और नदियों को भी दिखा दिया गया है, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। साउथ में देखिए अस्मक जो है उसकी राजधानी पैठन थी, महाराष्ट्र में है। अवंती जो है नर्मदा के तट पर है। देखिए मगध बिहार झारखंड इत्यादि इलाका में फैला हुआ था। मत्स्य राजस्थान क्षेत्र में है। सुरसेन मथुरा क्षेत्र में है। उसी तरीके से कौशल लखनऊ के आसपास का क्षेत्र में है, अयोध्या लखनऊ। उसी तरीके से कुरु दिल्ली के आसपास है। पंचाल आप देख ही रहे हैं रुहेलखंड में, यूपी में। बज्जी संघ वैशाली बिहार का क्षेत्र जो है, और मगध तो पटना के आसपास है। अंग जो है भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में है, और काशी बनारस में है। वत्स कौशाम्बी में है, बनारस के वेस्ट में। इस तरीके से इसको स्टडी कर लीजिएगा और मैप को जरूर बना लीजिएगा। यह 600 ईस्वी पूर्व का भारत है। चलिए अब अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर मगध बिहार। इसका राजधानी गिरिब्रज शुरू में रहा था, बाद में वैशाली भी बना और पाटलिपुत्र भी हुआ। सबसे शक्तिशाली महाजनपद है, यही साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। गया, पटना, शाहाबाद इत्यादि क्षेत्रों में यह फैला हुआ था। चलिए 6 नंबर में आते हैं। पंचाल उत्तर प्रदेश में है। यहाँ 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी पंचाल का अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल का काम्पिल। ये रुहेलखंड क्षेत्र में है, ठीक है। यानी कि बरेली वगैरह जिला जो है, पीलीभीत बरेली, वो सब क्षेत्र में था। पांडवों की पत्नी पांचाली या द्रौपदी यहाँ के राजा ध्रुपद की पुत्री थी। चलिए अब 7वां नंबर आते हैं मत्स्य। इसका राजधानी विराट या विराटनगर था। नंदों के द्वारा इसे मगध राज्य में मिलाया गया था। आधुनिक जयपुर और अलवर क्षेत्र में इसका विस्तार है। 8वां नंबर है चेदी राजवंश, उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी सुक्तिमती थी। यह बुंदेलखंड में, एमपी का नॉर्थ, यूपी का साउथ, बुंदेलखंड है। खारवेल का चेदी वंश जो आगे पढ़ेंगे आप लोग, इसी चेदी वंश की एक शाखा थी। आइए प्रसिद्ध बज्जी संघ बिहार से रिलेटेड है। राजधानी वैशाली। यहाँ 8 संघों के सहयोग से यह बना था, जिसमें विदेह, बज्जी और लछवी शामिल थे। विदेह की राजकुमारी ही सीता थी। आधुनिक बिहार के मिथिला क्षेत्र में इसका विस्तार था। अजातशत्रु के द्वारा बज्जी संघ को मगध में मिला लिया गया था। अब चलिए 10वां नंबर है मल्ल, उत्तर प्रदेश। इस महाजनपद की 2 राजधानियां थी, कुशीनगर और पावापुरी। बाद में मगध राज्य में इस महाजनपद का विलय कर लिया गया था। मल्ल जो है आपका गोरखपुर के आसपास क्षेत्र में इसका विस्तार था, जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी, निर्वाण जो हुआ था, कुशीनगर में ही हुआ था। 11 नंबर आइए अस्मक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एकमात्र महाजनपद, साउथ इंडिया का एकमात्र महाजनपद। इसकी राजधानी पैठन थी, गोदावरी नदी के तट पर। आपने मैप में अभी देखा, अवंती राज ने अस्मक को जीत लिया था। अवंती ठीक देखिए उसके ऊपर है, ठीक है, अस्मक के ऊपर, और ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि देखिए 2 ही महाजनपद था, एक मगध दूसरा अवंती, जहाँ लोहा मिलता था। इसलिए सबसे शक्तिशाली मगध और अवंती ही था, लेकिन मगध ज़्यादा शक्तिशाली था, क्योंकि और भी कई स्थितियाँ इनके अनुकूल थी, जो आगे पढ़ेंगे। 12 नंबर है सुरसेन, उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी मथुरा थी, ठीक है। यह पहले गणतंत्र था, बाद में राजतंत्र बन गया था सुरसेन मथुरा। गंधार आइए, अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ था महाजनपद। राजधानी तक्षशिला, धृतराष्ट्र की जो पत्नी राजकुमारी गंधारी थी, यहीं की थी। यहाँ का एक शासक पुष्कर सरीन हुआ, जिसने अवंती शासक चंड प्रद्योत को पराजित किया था, ठीक है। क्योंकि अवंती शक्तिशाली माना जाता था, इसलिए पुष्कर सरीन का काफ़ी नाम हुआ। और अगला जो है 14 नंबर कुरु। यह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा इत्यादि क्षेत्र में फैला हुआ था। अभी भी कुरु क्षेत्र जो है हरियाणा में है। राजधानी इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ भी था पहले। वर्तमान में दिल्ली मेरठ क्षेत्र में मुख्य रूप से यह विस्तारित था। 15वां नंबर महाजनपद को देखते हैं, कंबोज कश्मीर। राजधानी राजपुर हाटक, ठीक है। ये देखिए पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र बन गया। कंबोज कश्मीर क्षेत्र में था, और सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि गंधार और तिब्बत क्षेत्र में भी इसका कुछ कुछ एरिया था। अवंती आ जाइए, दूसरा शक्तिशाली महाजनपद मगध के बाद। मध्य प्रदेश के उज्जैनी क्षेत्र में अवंती महाजनपद की भी 2 राजधानियां थीं, एक उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती माहिष्मती। बाहुबली फिल्म में जिस माहिष्मती को आपने देखा, वही माहिष्मती है दक्षिण अवंती की राजधानी। मध्य प्रदेश के मालवा पठार के क्षेत्र में इस राजवंश का विकास हुआ। किसको, इस पढ़ लीजिएगा, चंड प्रद्योत यहाँ का प्रमुख राजा था। देखिए पुष्कर सरीन से गंधार से हार गया था, है ना।
अब बुद्ध और महावीर दोनों का यह समकालीन था। मगध के शिशुनाग के द्वारा अवंती को मगध में मिला लिया गया था। अगर आता है अवंती को किसने मिलाया मगध का शासक, तो निश्चित रूप से यह शिशुनाग ही होगा। मानचित्र पहले ही दिया जा चुका है। 16 महाजनपदों के संदर्भ में कुछ तथ्य बता दे रहा हूं, जहां से एग्जाम में आ सकता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे शक्तिशाली मगध, हाँ दूसरा शक्तिशाली आएगा तो अवंती लिखिएगा। नंद के द्वारा इसे साम्राज्य में परिवर्तित किया गया था। कुछ गणतंत्र भी थे जैसे वज्जी संघ, लेकिन अधिकांश राजतंत्र थे। कुछ ऐसे राजतंत्र थे जो बाद में गणतंत्र बन गए, जैसे कंबोज। राजपुर हाटक यहाँ का कैपिटल था, मैं बता ही चुका हूँ। कुछ गणतंत्र जो बाद में राजतंत्र बने, सुरसेन, मथुरा। चलिए बौद्ध कालीन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक स्थिति को। तो हिंदू धर्म 4 वर्णों में था, लेकिन क्षत्रिय को सबसे ऊपर रखा गया था, न कि ब्राह्मण को। युग में हीन जातियों की चर्चा भी आई है और इनकी संख्या 18 थी। भारतीय इतिहास में यह पहली बार चर्चा आई है हीन जाति की, जिन्हें शूद्र से भी नीचे रखा गया था। क्षत्रिय को ऊपर जरूर रख दिया गया था, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्रभुत्व जारी रहा। और वैश्य चूंकि कर देने वाले थे, व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका भी सम्मान काफी था। लेकिन शूद्रों पर तरह तरह की अयोग्यताएं लाद दी गई। उन्हें कई धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उपनयन के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। वैदिक काल में आपने देखा था कि रथकारों को कई तरह के अधिकार थे। बुद्धकालीन समाज में ही हम लोग स्टडी करते हैं स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों के समाज में सम्मानजनक स्थान था, लेकिन घर में रहने तक, ओके, बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा इजाज़त नहीं था। विवाह माता पिता की इच्छा के अनुसार होता था। हालांकि स्वयंवर व्यवस्था, गंधर्व व्यवस्था, प्रेम विवाह का भी प्रचलन था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, लेकिन सीमित था, क्योंकि संगीत, गृह विज्ञान इत्यादि कुछ सीमित क्षेत्रों में ही वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। बुद्ध काल में शिक्षा का जो मुख्य केंद्र था बौद्ध विहार था। कुछ मंदिर हो सकते हैं, ठीक है। राजनीति, व्याकरण, चिकित्सा, शिल्प, अस्त्र शस्त्र इत्यादि का शिक्षा दिया जाता था। अगर यूनिवर्सिटी का बात किया जाए तो तक्षशिला और वाराणसी में था, ठीक है। तो बुद्धकालीन आचार्य होते थे, शिक्षक होते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था और शिष्य को सिद्ध विहारिक कहा जाता था। कई बच्चे जो शुल्क देकर शिक्षा करते थे, भागदाय का, भाग का अर्थ होता है शुल्क, और जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें धमंतवासिका कहा जाता था। बुद्ध काल में विवाह के प्रकारों को देख लिया जाए, क्या क्या होता था। विवाह से संबंधित नियम कानून ये भी बौद्धकालीन समाज का हिस्सा है। सगोत्र विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह संभव था, लेकिन बाल विवाह, बहु विवाह का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था। ब्रह्म, गंधर्व, स्वयंवर विवाह भी संभव था। सामाजिक समाप्त हुआ बुद्ध काल का। 2 नंबर में आते हैं बुद्ध काल की राजनीतिक स्थिति। 2 तरह की व्यवस्थाएं थे, एक राजतंत्रात्मक, दूसरा गणतंत्रात्मक। राजतंत्र में एक राजा होता है, उसका पद वंशानुगत होता है, उसके कई मंत्री होते थे जो सलाह देते थे, और राजा सलाह मानने को बाध्य नहीं था। ब्राह्मणों को काफी महत्व था राजतंत्र में। कि गणतंत्र में राजा वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि लोगों के द्वारा चुना जाता था। और वास्तव में राजा नहीं होता था, यह सेवक की तरह होता था। अब ब्राह्मणों का स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि आम सहमति से फैसले लिए जाते थे। अधिकारियों का नाम भी याद कर लीजिए जो दोनों में समान रूप से थे, जैसे व्यवहारिक न्यायाधीश हो गए, मौर्य काल तक चलेगा व्यवहारिक वर्ड, है ना। भंडागारिक, शुल्काध्यक्ष, सूत्रधार, ये सब भी कुछ जंगल से थे, कुछ आपका कर कलेक्शन से संबंधित थे, भंडार गृह से संबंधित थे। व्यवस्था भी सुगठित थी। राजा सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता था, जैसे को तैसा न्याय प्रशासन प्रणाली का आधार था। अगर आंख निकाला किसी ने तो आंख निकाल दिया, किसी ने मर्डर किया तो उसका भी सर कलम कर दिया जाता था। और एक चीज विशेष था जो मैंने शुरू में वीडियो में बताया है कि उच्च वर्ण को सेम अपराध के लिए निम्न वर्ण की अपेक्षा अधिक दंड दिया जाता था, कि माना जाता था कि उच्च वर्ण के होते हुए भी अपराध किया, ठीक है। ये थोड़ा सा मानसिकता खराब था। चलिए बुद्ध काल की आर्थिक स्थिति पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बुद्ध काल को 600 BC ईस्वी पूर्व को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण इंडस वैली सिविलाइजेशन था, क्योंकि इस काल में उज्जैन, पाटलिपुत्र, अयोध्या और जितनी भी राजधानियां मैंने बताया 16 महाजनपद का, इन नगरों का विकास हो चुका था। और गृह निर्माण के लिए जो है लकड़ी का प्रयोग होता था, जो मौर्य काल तक जारी रहा।
इस काल की अगर बात की जाए कि मुख्य आधार क्या था, तो कृषि था। कई उद्योग भी विकसित हुए थे छोटे मोटे, जिससे लकड़ी उद्योग, स्वर्ण उद्योग, चर्म, रंगाई, चित्रकारी, लोहा। एक इसका छोटा सा ट्रिक बता दिया है मैंने, कास चर्चिल। ठीक है, चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पहला वर्ड है, ऊपर देख लीजिएगा। एक ही व्यवसाय को करने वाले लोगों ने अपना संगठन बना लिया था, जिसे श्रेणी कहा जाता। इस काल में कुल 18 श्रेणियों के बारे में जानकारी मिली है, जो अलग अलग व्यवसायों से संबंधित थे। एक गली में समान रूप से एक ही व्यवसाय करने वाले लोग रहा करते थे, और इसी गली को वीथी कहा जाता था। ओके। वैशाली के सदलपुर नामक शहर में, वैशाली मीन्स बिहार, हाजीपुर, 500 कुम्भकारों की बस्ती थी। इस काल में आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार भी विकसित थे। ताम्रलिप्ति या भरुकच्छ गुजरात के प्रमुख बंदरगाह थे। बर्मा और श्रीलंका से भारत के व्यापार होते थे बुद्ध काल में। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोग सिक्के का अध्ययन कर लेते हैं। बुद्धकालीन सिक्के किस प्रकार के थे, तो मुख्य रूप से तांबे चांदी के बने थे या आहत सिक्के थे। आहत सिक्के के बारे में मैंने इतिहास के स्रोत में बताया था। ये पंचमार्क होते थे, जिसपे सूर्य, चंद्र, पहाड़, नदी इत्यादि का जो है मार्क रहता था, चिन्ह रहता था। कसारपन जो था सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तांबा का सिक्का होता था, और निष्क स्वर्ण जो था सोने का सिक्का होता था। छोटे मोटे खुचड़ा सिक्के का अगर बात किया जाए तो कंस, पादमाप, कांकड़ी होता था। तत्कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कर व्यवस्था का स्टडी कर लिया जाए। क्षत्रिय, योद्धा, ब्राह्मण इत्यादि कर से मुक्त थे। नगद या अनाज किसी भी रूप में उस समय के लोग दे सकते थे, और 1/6 टैक्स था टोटल प्रोडक्शन का। कर वसूलने वाले अधिकारी को बलि साधक, और चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। और ये चुंगी जो होता था, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश किया जाता है तो यहाँ पर चुंगी लिया जाता है। ये पुराने समय से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। व्यक्ति अगर ऋण ले लिया है, नहीं चुका पा रहा है, टैक्स चुकाने में अक्षम है, तो बेगारी भी करना पड़ सकता था, उसका भी प्रचलन था। अगले चैप्टर पर हम लोग आते हैं मगध साम्राज्य का उदय। राजधानी जो रही समय समय पर राजगीर, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र इत्यादि। ठीक है, 16 महाजनपदों में आपको पता है मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसने धीरे धीरे सभी महाजनपदों को पराजित कर साम्राज्य के रूप में स्वयं को परिवर्तित कर लिया था। भौगोलिक स्थितियां तो अनुकूल थी ही, सुयोग्य राजाओं ने भी यहाँ पर शासन किया। मगध साम्राज्य के अलग अलग वंश से संबंधित शासकों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रारंभ में राजधानी राजगृह रहा। चलिए, जो पहला वंश था मगध का, वह था बृहद्रथ वंश। इसका सूत्र है बजरी है इसके राजा का, बृहद्रथ, जरासंध और रिपुंजय। बृहद्रथ पहला शासक था और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। जरासंध कृष्ण का महाशत्रु था और भीम के हाथों मारा गया। हालांकि सब पौराणिक शासक थे। इसके बाद बहुत सारे शासक हुए और अंत में रिपुंजय आया, जो इससे आप ऐतिहासिक मान सकते हैं। रिपुंजय पुलिक के हाथों मारा गया और बृहद्रथ वंश का अंत हुआ। यह अंतिम शासक कौन था, यह आ सकता था। और हर्यक वंश इसके बाद शुरू होता है। तो भटिये के द्वारा पुलिक के जिससे भी उसने राजा कुछ समय के लिए बनाया था, वह राजवंश के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाया। उसका हत्या कर दिया भटिये ने और अपना पुत्र बिंबिसार को शासक बनाया। अब बिंबिसार जो था 544 बीसी से 492 बीसी तक शासन किया, लगभग 52 वर्षों तक। 15 वर्षों की उम्र में ही यह गद्दी में बैठ गया था। बिंबिसार की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मगध राज्य का विस्तार किया। इसने कई विवाह किए थे, जिसमें पहला जो था कौशल देवी, राजा प्रसेनजीत की बहन थी कौशल राज की, और इस विवाह के बदले बिंबिसार को दहेज के स्वरूप काशी प्राप्त हुआ था। बिंबिसार की दूसरी पत्नी लिच्छवी राजकुमारी चिल्हना थी और बिंदुसार की तीसरी पत्नी पंजाब के माद्र कुल की राजकुमारी माद्री थी। पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र में माद्र राजवंश था। मगध और अवंती दो शक्तिशाली शासक थे, दोनों के बीच अक्सर संघर्ष चलता रहता था। इसके बावजूद अवंती का शासक चंड प्रद्योत जब बीमार पड़ा था तो बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को वहां भेजा था। और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु के हाथों मारा गया। हालांकि जैन ग्रंथ इसे नहीं मानते और अजातशत्रु अगला शासक बना। 492 बीसी से 460 बीसी तक इसका शासनकाल रहा। यह सबसे प्रतापी राजा था। हर्यक वंश का जो शासक हुआ अजातशत्रु, उसने कौशल राजा प्रसेनजीत को पराजित किया। क्यों किया था? क्योंकि बिंबिसार के हत्या के बाद प्रसेनजीत ने जो दहेज स्वरूप काशी दिया था वो वापस ले लिया था, तो उसे जीतने के लिए ही प्रसेनजीत को पराजित किया और वहाँ की राजकुमारी वजीरा का भी हाथ प्राप्त किया, यानी कि उससे विवाह किया। शत्रु ने अगला अटैक किया लिच्छवी।
पर माना जाता है कि स्वर्ण भंडार की इससे जानकारी मिली थी, इसके कारण अटैक किया था और इसने षड्यंत्र से हराया था लिच्छवी को, और वस्कार एक मंत्री था उसका, उसने सहायता किया था। और दूसरा जो इसके जीत में प्रमुख भूमिका निभाई, दो प्रमुख यंत्रों ने, रथ मुसल और महाशिला कंटक। रथ मुसल जो होता था, रथ के साइड साइड नंगी तलवार लगा दिए जाते थे बहुत सारे, और उसको भीड़ में, सैनिकों के भीड़ में डाल दिया जाता था। महाशिला कंटक में पत्थर छोड़ा जाता था रबर वगैरह माध्यम से। अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र के किला का निर्माण किया गया, राजधानी यह नहीं बनाया था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न रहते हैं। नंबर आइए, उदयन या उदय भद्र, यह 460 ईस्वी पूर्व से 415 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, अजातशत्रु का पुत्र था। इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जिस किले का निर्माण इसके पिता अजातशत्रु ने कराया था। इसके बाद हर्यक वंश पतन की ओर अग्रसर हुआ और भी बहुत सारे शासक आए, लेकिन अंतिम शासक हर्यक वंश का आया करता है वह था नाग दशक। इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी और मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। सी नंबर, तीसरा वंश जो था मगध का, शिशुनाग वंश। इसका पहला शासक था शिशुनाग, 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया। यह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली बना लिया और अवंती महाजनपद को मगध में मिला लिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी शिशुनाग की। यह अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। नंबर एक, कालाशोक, किसने अपनी राजधानी पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र बना दिया और ये परमानेंट फिर पाटलिपुत्र ही रहा है। इसका नाम काकवर्ण भी मिलता है और इसी के काल में, कालाशोक के ही काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली, पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। इसका सूत्र है रावय पाक। ठीक है, ये महानंद वंश के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली था, जिसके डर से सिकंदर भारत में प्रवेश नहीं किया था। ये नंबर, इसका जो पहला शासक था महानंदीन, इसे संस्थापक माना जाता है और इसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी थी। जब संस्थापक आएगा महानंदीन लिखिएगा। और महापद्मनंद सबसे प्रतापी और शक्तिशाली राजा था और मगध साम्राज्य को विशाल साम्राज्य में बदल दिया। महापद्मनंद एक शूद्र दासी का पुत्र था, जिसके कारण यह क्षत्रियों का प्रबल विरोधी था। पुराणों में इसे सर्व क्षत्रांतांक कहते हैं, यानी कि क्षत्रियों का आतंक। महापद्मनंद के द्वारा पौरव, गौरव, पंचाल, सुरसेन, कलिंग, मैथिल, लस्मक, है इत्यादि को जीत लिया गया था। ये मुख्य परीक्षा का चीज है। चलिए, नंद वंश भारत का पहला राजवंश था जिसने भारत में साम्राज्य की स्थापना की। इसके अलावा विशाल सेना और संगठित शासन प्रणाली की स्थापना भी की। नंद वंश का जो तीसरा शासक था वह था घनानंद। एक अयोग्य उत्तराधिकारी था, फिर भी शक्ति तो इसके काल में भी रही। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय वह मगध का राजा था। अंततः चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। मगध के उत्कर्ष के कारणों पर हम लोग जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में रह सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में। तो देखिए, कई सकारात्मक परिस्थितियां थी। पहली जो परिस्थिति थी, लोहा और हाथी, ये झारखंड क्षेत्र से मगध को मिल जाता था। यहीं पीछे रह गया था अवंती हाथी के मामले में। लोहा तो वहाँ भी मिल जाता था। प्रयोग हथियारों को बनाने में होता था और हाथी का प्रयोग युद्ध में काफ़ी होता था। साम्राज्य की दो राजधानियाँ थीं, राजगीर और पाटलिपुत्र। दोनों सामरिक दृष्टि से अत्यधिक सुरक्षित थे। राजगीर जहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, वहीं पाटलिपुत्र 5 नदियों से घिरा हुआ था, जैसे गंडक, सोन, पुनपुन, गंगा इत्यादि। सभी के संगम पटना के आसपास ही गंगा में होते थे। देखिए, गंगा घाटी में मगध था, जमीन उपजाऊ था, अधिशेष उत्पादन होता था, कर अच्छा खासा मिल जाता था राजा को, और यातायात के साधनों का विकास काफ़ी हुआ था। समतल भूमि के कारण सैन्य संसाधनों की उत्कृष्टता थी ही। राजाओं की उत्कृष्ट शासन व्यवस्था के कारण व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और व्यापार से भी कर, राजस्व इत्यादि प्राप्त हुए। चैप्टर 12 आज के क्लास का अंतिम चैप्टर है, फिर कल होंगे आपके क्लासेस। तो ईरानी और सिकंदर का आक्रमण। मगध के नेतृत्व में पूर्वी भारत का तो एकीकरण अच्छी तरह से हो गया था, लेकिन पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों में अभी भी विभाजित थे। यहाँ राजनीतिक अस्थिरता और दुर्बलता की समस्या उत्पन्न थी,
जिसके कारण बाहरी आक्रमणकारी आकर्षित हुए। उसमें ईरानी और यूनानी प्रमुख थे। पहले स्टडी कर लिया जाए ईरानी आक्रमण, क्योंकि यह यूनानी आक्रमण से पहले हुआ था और काफ़ी पहले हुआ था। साइरस और डेरियस दो राजा थे ईरान के जिन्होंने भारत पर अटैक किया था। तो 559 बीसी में 559 बीसी में भारत पर आक्रमण करने वाले साइरस थे, जो हिंदू कुश पर्वतमाला तक अधिकार उन्होंने कर लिया था। डेरियस 516 बीसी और कंबोज, गंधार, सिंध इत्यादि क्षेत्र को इसने जीता था डेरियस ने। डेरियस जीतकर करता क्या है कि ईरान का एक 20वां प्रांत बना दिया था, सिंध क्षेत्र को, कंबोज, इस सबको मिला करके। और ईरान से दो राजाओं के द्वारा आक्रमण किया गया और कंबोज, गंधार, सिंध इत्यादि जो भी क्षेत्र थे वे सारे बाद में ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गए। लंबे समय तक ईरान कब्जा में नहीं रख सका। ईरानी आक्रमण के प्रभाव को थोड़ा सा समझ लीजिए। एक तो पश्चिम एशिया से संपर्क हुआ, ठीक है, और दूसरा जो था खरोष्टी लिपि मिला ईरान से, जो दाएं से बाएं लिखा जाता था, क्लियर, जैसे उर्दू अभी लिखा जाता है। और बाद में अशोक, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी बृहद शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का ही प्रयोग किया गया है। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो है अभी पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा, ईरानी कला का प्रभाव जो है मौर्य के वास्तुकला पर भी स्पष्ट रूप से पड़ा है। जैसे स्तंभों पर उल्टा घंटी, नीचे कमल वगैरह दिखता है ऊपरी क्षेत्र में, तो ये सब ईरानी प्रभाव ही था। इसके अलावा वास्तुकला पर भी कुछ प्रभाव देखे गए और राज्यादेश जो अशोक के थे उसमें भी ईरानी शब्दों का प्रयोग देखा गया है। ईरानियों के छत्र प्रणाली या प्रांत प्रणाली भी भारत में प्रचलित हुए अलग अलग राजवंशों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। जैसे अब सिकंदर के आक्रमण को देखा जाए, जिसे सिकंदर महान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को इसने जीत लिया था बहुत कम उम्र में। ईरानी आक्रमण के बाद यह दूसरा बड़ा आक्रमण था और ईरान के मकदूनिया क्षेत्र के शासक फिलिप का पुत्र था। मात्र 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बन गया था और आसपास के सभी क्षेत्रों को उसने जीत लिया था। यहाँ डिटेल हम लोगों को नहीं जाना है। और 327 ईस्वी पूर्व में वह यूनान से भारत की ओर निकला और कब पहुंचा था यहाँ? 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर को भारत में गंधार के शासक शशिगुप्त आम्भी ने सहायता करने का वचन दिया था। कुछ राजा जैसे पुष्करावती के सृंजय एवं अन्य राजाओं ने भी सिकंदर को सहायता प्रदान की थी, लेकिन झेलम और चेनाव के बीच नाम का राज्य था जिसका राजा हुआ पोरस। वह अत्यधिक वीर और बुद्धिमान शासक था। इसने सिकंदर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि सिकंदर भी पोरस की वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। यही कारण था सिकंदर ने पोरस को न सिर्फ उसका राज्य वापस किया बल्कि कुछ अन्य क्षेत्र भी दिए जो सिकंदर ने भारत में जीता था। व्यास और झेलम के बीच का क्षेत्र पोरस को ही प्रदान किया गया। व्यास नदी के तट पर जब सिकंदर के सैनिक पहुंचते हैं तो वे एक तो थक चुके थे लंबे अभियान के बाद, और दूसरे नंद राजाओं के शक्ति के बारे में भी वे सुन चुके थे। इसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया और सैनिकों की इच्छा का सम्मान करते हुए अंततः सिकंदर को वहां से व्यास नदी से वापस लौटना पड़ा। देखिए, व्यास और झेलम के बीच का क्षेत्र तो पोरस को प्रदान कर दिया था और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो भी जीता था सिकंदर ने अपने सेनापति फिलिप्स को दे दिया। सिंध नदी के मुहाने पर जब वह पहुंचा, सिंध नदी के किनारे किनारे, तो सैनिकों को दो भाग में बांट दिया और थल सेना का नेतृत्व खुद करता हुआ आगे बढ़ा यूनान की, जबकि जल सेना का नेतृत्व नियाकर्स के द्वारा किया गया। सिकंदर के संदर्भ में कुछ सामान्य जानकारी ले लीजिए जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जन्म 356 बीसी मकदूनिया में, पिता इसके फिलिप थे। मकदूनिया का शासक बना 20 वर्ष की उम्र में 336 बीसी में और भारत की ओर बढ़ा था 327 बीसी में और भारत तक पहुंचा और विजय किया 326 ईस्वी में। मृत्यु हुई इसकी जब वह लौट रहा था वापस थल मार्ग से 323 बीसी में बेबीलोन नामक स्थान में 32 वर्ष की अवस्था में। भारत वह कितने समय तक रहा? तो कुल 19 माह रहा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्या प्रभाव पड़ा यूनानी आक्रमण का। तो अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व जो पश्चिम भारत में वह समाप्त हुआ। पूर्वी भारत तो एकीकृत था ही, पश्चिमी भारत में छोटे छोटे राज्य थे। अब वहाँ बड़े राज्यों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई। पश्चिम भारत में यूनानी शासन का दौर शुरू हुआ, ठीक है। फिलिप्स को दे करके गया था ना सिंध का पश्चिम में।
यूरोप से वाणिज्य व्यापार के संपर्क स्थापित हुए, भारतीय मुद्रा पर यूनानी प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा, चित्र नाम वगैरह आने लगे। इंडो ग्रीक कॉइन्स में आप देख सकते हैं, आगे जब पढ़ाऊंगा मौर्योत्तर काल में। अब यूनानी कला का प्रभाव गंधार कला पर भी पूरी तरह से प्रदर्शित होता था। मैंने बताया था कि गंधार कला में बुद्ध की मूर्ति में उन्हें जूता पहना दिया गया है, बाल का स्टाइल, वस्त्र का स्टाइल पूरा यूनानी स्टाइल में है, ठीक है। इसके अलावा ज्योतिष के क्षेत्र में रोमक और पोलिस सिद्धांत यूनानियों की ही देन है। ज्योतिष का एक विशेष सिद्धांत है रोमक पोलिस। इस प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है। कल हम लोग काल और संगम काल को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद गुप्त और गुप्तोत्तर काल रह जाएंगे, यानी कि 4-5 चैप्टर अब एंशिएंट में बचे हुए हैं, और उसके बाद मेडाइवल में हम लोग इन करेंगे। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बहुत फास्ट तरीके से प्रत्येक क्लास होते हैं, मुख्य परीक्षा के भी क्लास इसी स्पीड में होंगे। और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।